सोन नदी से हमें स्टार्ट करना था। इसके पहले की जो भी नदियाँ हमारी कंप्लीट हो गई है, लेक्चर आपके अपलोड हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पूर्वी प्रवाहित नदियों के बारे में देखते हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ, तो उसमें सोन नदी प्रमुख है, जो सबसे बड़ी नदी है और 780 किलोमीटर इसकी लंबाई आएगी। आगे डिटेल्स भी होगी, हम लोग देखेंगे। उद्गम की बात करें तो सोन का उद्गम कहाँ से होता है, जो अमरकंटक और मैकाल श्रेणी है। जिले की बात करें तो अनूपपुर जिला, यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। 3 फैक्ट यहाँ पे याद रखने, सबसे पहले तो जिला याद रखना है, तो अनूपपुर जिला। दूसरी बात करें तो किस पर्वत से, अमरकंटक और मैकाल, ये जो पर्वत श्रेणी है यहाँ से इसका उद्गम होता है। किस दिशा में प्रवाहित होती है, पूर्व की ओर दिशा में प्रवाहित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 राज्यों में इसका प्रवाह है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि सोन नदी का मुहाना किस नदी में है। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है, सोन नदी सीधे जाकर गंगा में मिल जाती है। किस राज्य में, बिहार राज्य में। अभी तक अधिकांश नदियां जो हमने देखी थी, जैसे चंबल नदी देखी थी, वो उत्तर प्रदेश में मिल रही थी यमुना से। उसके बाद बेतवा नदी देखी थी, वो भी उत्तर प्रदेश में मिल रही थी यमुना से। परंतु जो सोन नदी है, सोन नदी की हम यदि बात करते हैं तो ये गंगा में जाके मिलती है, और बिहार के पटना में, ठीक। तो फिर इसका प्रवाह कितने राज्यों से, अच्छा ये उत्तर प्रदेश में बहती है या नहीं बहती, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, लेकिन बिहार में पटना में गंगा में जाके मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी में जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद और रिहन। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद और रिहन इसकी सहायक नदी है। देखिए एक प्रश्न आपको बनास से याद आ रहा होगा, जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी। चंबल नदी पढ़ी थी तब एक बनास नदी के बारे में बताया था। ये जो बनास नदी है राजस्थान की अरावली श्रेणी से निकल रही थी और बाएं तट से आकर चंबल में प्रवेश कर ले रही थी। तो आप सोचोगे क्या ये वही बनास है, तो नहीं, वो बनास अलग है और ये बनास अलग है। ये सोन की सहायक नदी है और वो बनास चंबल की सहायक नदी है। सोन नदी पर बांध और परियोजना की बात करें तो 2 बांध है, एक तो बाण सागर परियोजना और एक है गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, जिसे रिहन परियोजना भी कहते हैं। दोनों को कैसे याद रखना है, बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, देखिए बाण सागर में याद रखना सोने का बाण, ठीक है। बाण कैसा है, सोने का बाण है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। अब ये मध्य प्रदेश के शहडोल में है, देवलोन नामक स्थान पर। अब यहाँ खासियत ये है कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। यहाँ एक बिंदु और लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो हिस्सेदारी है 2:1:1 में है। मतलब जो 50% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है, 25% उत्तर प्रदेश और 25% बिहार की है। इस तरह इस परियोजना की हिस्सेदारी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद सोन की एक सहायक नदी है रिहन। अभी सहायक नदी बनास देखी थी, बनास के साथ ही मैंने आपको रिहन का बताया था। तो जो रिहन सहायक नदी है सोन की, इस पर गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ये याद रखने वाला बिंदु है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये परियोजना नहीं है। हमें लगेगा सोन नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है, तो हो सकता है ये परियोजना मध्य प्रदेश में हो, ऐसे में आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो सोन नदी पर हमने 2 परियोजनाएं देखी है, एक तो बाण सागर परियोजना जो देवलोन शहडोल में है और 3 राज्यों को साझा करती है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी पर जो परियोजना है गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में संचालित है। उसके बाद कुछ तथ्यों की बात करें, सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र है, जो सीधी और शहडोल इसकी सीमा पर है। और सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए घड़ियाल की बात आई तो जब हमने चंबल नदी पढ़ा था तब मैंने आपको एक घड़ियाल केंद्र बताया था, उसका नाम था देवरी। किस जिले में था, ये मुरैना में था। मुरैना में देवरी अभ्यारण्य, देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र था। तो घड़ियाल संरक्षण एक तो चंबल नदी में हो गया, ठीक है, चंबल नदी में। दूसरा घड़ियाल संरक्षण किस नदी में, सोन नदी में। ये चंबल देवरी वाला जो घड़ियाल संरक्षण है वो किस जिले में था, मुरैना जिले में। और यहाँ पर जो सोन नदी का घड़ियाल केंद्र है वो किस जिले में है,
सीधी और शहडोल जिले में। दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये 2 जिलों की सीमा पर स्थित है और ये एकमात्र मुरैना में ही स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि नंद नदी किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा सोन नदी को प्राचीन समय में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। यहाँ नक्शे के माध्यम से बताया है कि नदी कैसे निकलेंगी, किस दिशा में प्रवाह होगा। ये 2 परियोजना यहाँ पर है, एक रिहंद परियोजना है और एक बाणसागर परियोजना है। बाणसागर कहाँ रहेगी? बाणसागर रहेगी शहडोल में। किस स्थान पर रहेंगी? शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर रहेंगी बाणसागर परियोजना, ठीक है। और रिहंद परियोजना ये किस नदी पर है? रिहंद नदी में। और ये कहाँ पर आएगी? वैसे तो उत्तर प्रदेश राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत नाम से जो परियोजना है वो रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना भी से कहते हैं। सहायक नदियां देख लीजिए, एक बनास है, गोपद है, ये रिहंद नदी ये सहायक नदी है। कन्हेर नदी भी सहायक नदी है। उसके बाद जोहिला ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। जारवाही नदी ये भी बड़ी सहायक नदी है। और 2 परियोजना यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पटना में, पटना किस राज्य में आता है? बिहार। तो भारत के बिहार में पटना में गंगा नदी में जाकर जो सोन नदी है इसका संगम हो जाता है। बाणसागर जो परियोजना है इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? कवि के नाम पर। कौन से कवि? कवि जो बाणभट्ट है उन्हीं के नाम पर बाणसागर परियोजना का नामकरण किया गया। बाणसागर परियोजना रखी गई है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं याद करने में। हमारी उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां जो थी वो पूरी हो गई है। उसके साथ ही पूर्वी दिशा में प्रवाहित नदियां भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम पश्चिमी दिशा में जो प्रवाहित नदियां उनके बारे में देखेंगे। तो पश्चिमी दिशा में प्रवाहित नदी है वो माही। सबसे पहले माही के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम देखिए, मिंडा गांव जो मिंडा गांव है सरदारपुर धार, यहाँ से माही नदी का उद्गम होता है और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आपको ये याद रखना है कि माही नदी का प्रवाह 3 राज्यों से। यदि सीधा सा प्रश्न पूछे कि माही नदी का प्रवाह कितने राज्यों से है, तो 3 राज्यों से माही नदी का प्रवाह है। अब ऑप्शन में महाराष्ट्र भी रहेगा, तब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माही इस तरह से कर्क रेखा को एक बार काटेगी, फिर यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा, 2 बार काटती है। महाराष्ट्र दक्षिण की ओर है, महाराष्ट्र से माही नदी का कोई लेना देना नहीं है। तो मध्य प्रदेश से, उसके बाद गुजरात से और राजस्थान से होकर इसका अपवाह है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। मैंने जब आपको बेतवा नदी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि माही और बेतवा नदी की लंबाई लगभग सिमिलर है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर जो लंबाई है बेतवा नदी की है। और माही नदी की लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। माही नदी की सहायक नदियां सोम, चाप, अनास और जाखम है, ठीक। फिर परियोजना की बात करें तो जमनालाल बजाज परियोजना और कड़ाना बांध परियोजना। तो जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है और जो कड़ाना बांध परियोजना है ये गुजरात में है। देखिए यहाँ पे माही नदी के बारे में विशेष तथ्य दिए कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यदि प्रश्न में आपको फंसाएंगे तो कहाँ फंसाएंगे? कर्क रेखा की जगह मकर रेखा कर देंगे या फिर विषुवत रेखा कर देंगे। जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी शुरू की है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है और जब माही नदी का अपवाह मध्य प्रदेश से, तो निश्चित तौर पर कर्क रेखा को ही 2 बार काटेगी, ठीक। बेनेश्वर त्रिवेणी संगम के बारे में देखें तो राजस्थान में। सबसे पहले तो आपको राज्य याद रखना, क्योंकि जो माही नदी है इसका अपवाह 3 राज्यों से है। मध्य प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है और गुजरात से भी है। ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस राज्य में ये संगम रहेगा। तो बेनेश्वर जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान में। त्रिवेणी से स्पष्ट है 3 नदियां होंगी, तो माही, सोम और जाखम। एक तो माही नदी खुद रहेगी, फिर सोम और जाखम, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? सोम और जाखम के पहले शब्द निकाल ले तो आ जाता सोजा, ठीक है। माही, माही नाम की क्या है? एक छोटी सी बच्ची है, तो उसको उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि माही जाओ और सो जाओ, ठीक है, आप थक गए होंगे सो जाओ। इस तरह से आपको याद रखना है। माही नदी को आदिवासी की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। आदिवासी गंगा किसे कहते हैं? माही।
जबकि हम शिप्रा नदी की बात करेंगे तो उसे मालवा की गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिप्रा नदी का वह मालवा क्षेत्र से है, तो इसीलिए उसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और माही नदी को क्या कहते हैं? माही नदी को कहते हैं आदिवासी गंगा। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियों के बारे में देखेंगे। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, किस राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का अफवाह है। तो चरण गंगा नदी की बात करते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया में है। उसके बाद मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। देनवा नदी होशंगाबाद में है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसमें प्रवाहित नदी की बात करें तो देनवा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से बहती है जो शिवपुरी में है। चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहती है जो उमरिया में। ठीक, ऐसे याद रखो। उमरिया, रिया मतलब रिया क्या है? एक भाई है, उसकी बहन है रिया, तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं तेरी उम्र बढ़ेगी। उम्र तेरी कब बढ़ेगी? तब जब तू उसके चरणों को स्पर्श करेगा या चरणों की सेवा करेगा। इस तरीके से याद रखिए। तो उमरिया इस जिले में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहां से कौन सी नदी बह रही है? चरण गंगा नदी। उसके बाद जोबट नदी। जोबट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से बहती है और ये धार में है। केन या खद्दर नदी की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना जिले में। नाम भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और जिले का नाम भी पन्ना है। अब यहाँ पे केन और खद्दर नदी ऐसे याद रखना। केन, कौन सी केन याद रखोगे? जो ऑयल वाली केन आती है 10 या 15 लीटर वाली, ठीक है, उसको केन भी बोलते हैं। ठीक, ऑयल का जो ऐसे ड्रम आता है उसको केन भी बोलते हैं, 10 से 15 लीटर वाला है। तो आपको ये याद रखना। खद्दर मतलब क्या है? जो कोई बहुत पुरानी चीज होती है तो हम बोलते हैं ना खद्दड़ चीज हो गई है। तो केन कैसी हो गई? केन अब खद्दड़ हो गई है। तो उसको फिर क्या लगाई है? पन्नी लगाई है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लीक हो रही है तो फिर यहाँ पे पन्नी लगाई है। केन पूरी खद्दड़ है, उसको पन्नी लगाने की जरूरत है वरना सारा ऑयल बगड़ जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद हो गया। फिर बंजर, हालो और सुपौल नदी, ये किस राष्ट्रीय उद्यान से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ पर? मंडला में। इसको कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है इसको याद रखना। यहाँ पे देखो, मंडला से मन बना लो, ठीक है, मंडला से मन। कान्हा से भगवान कृष्ण या कन्हैया कान्हा उन्हें कहते हैं, उन्हीं को लेना है। हालो मतलब हेलो, ठीक है, आपने फोन लगाया, आप हेलो की जगह हेलो बोल रहे हो। ठीक, बंजर मतलब बंजर, आप बता रहे हो कि हे कान्हा जी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मेरी पढ़ाई पूरी बंजर चल रही है और अब कुछ सुपर्ण कर दो मतलब अच्छा कर दो। ठीक है, सुपर्ण कर दो मतलब अच्छा कर दो, स्वर्ण जैसे कुछ कर दो कि बिल्कुल पढ़ाई बहुत रफ्तार से चले, इस रफ्तार से चले कि सिलेक्शन हो। आप, एक चीज मुझे याद आई कि जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई भी अलग प्रकार की होती है। एक तो ऐसी होती है कि बस टाइम पास, किताब खोली और खुद को सेटिस्फेक्शन है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सही में आपने पढ़ाई नहीं की। दूसरी पढ़ाई ऐसी है जो, हाँ, आपने किताब खोली, पढ़ भी रहे हो और थोड़ा बहुत आउटपुट निकल रहा है, बस उसके बाद आप लोड नहीं ले रहे हो। लेकिन तीसरी पढ़ाई ऐसी होती है, सिलेक्शन वाली पढ़ाई होती है। आप किताब खोले, पढ़े, आउटपुट भी निकल रहा है और आपको पता है कि इसी से मुझे सेलेक्ट होना है, इसी से मुझे अपनी पोस्ट सुनिश्चित करनी है, वो सिलेक्शन वाली पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई की भी अपनी अपनी वेराइटीज है, हर एक चीज की वेराइटी है। यहाँ पे बंजर, हालो, सुपर्ण, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, ये समझ में आ गया, याद हो गया होगा, इससे आप भूलोगे नहीं। क्योंकि पेपर में ये होता है कि जब नदियाँ आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ते समय तो किताब में सामने किताब रखी हुई है तो आराम से याद भी रहता है क्योंकि तनाव नहीं रहता। लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है और उसमें जो ऑप्शन रहते हैं वहाँ कंफ्यूजन होता है कि बंजर नदी थी या फिर कानन नदी थी या पेंच नदी थी। तो इसको ऐसे याद रखना है कि हमारे मन में क्या है? पूरा बंजर है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, पढ़ाई बंजर चल रही है। हेलो कृष्ण जी, कान्हा जी, आप क्या करो, सुपर्ण कर दो, कुछ अच्छा कर दो। ऐसे आपको ये चीज याद हो गई है। यहाँ पे पेंच और कानन, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहती है और सिवनी में। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान में लेके भी कंफ्यूजन रहेगा, कुछ लोगों को छिंदवाड़ा याद आएगा और कुछ लोगों को सिवनी याद आएगा। तो सही उत्तर क्या है? सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच और कानन नदी जो है यहाँ से बहती। पेंच से पेंच तो याद रहेगा, साथ में कानन याद रखना। अब ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है
वहां पे कान्हा नदी मत लगा देना कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें कान्हा नदी का प्रवाह होता होगा, क्योंकि सिमिलर टर्म्स लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर, हालो, सुपर्ण और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा नदी का अफवाह है। ये नदियां इन राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। यहाँ पे देखिए कुछ परीक्षा उपयोगी सहायक नदियों की बात की गई है। यहाँ पे नदियां है और इसकी सहायक नदियां। इसके पहले जो टेबुलर फॉर्म था उसमें क्या देखा था, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। फिर अगले टेबुलर फॉर्म में क्या देखा था, नदियों का समापन कहाँ होता है, कहाँ जाकर नदियां किस नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सहायक नदियों की बात की, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है। गंगा की बात करें तो तमस या सोन, मध्य प्रदेश की मात्र 2 ऐसी नदियां हैं जो सीधे जाकर गंगा में मिलती है। एक तमस से तमसा और सोन से सोन। यमुना में चंबल, बेतवा, केन और सिंध। इसको ऐसे याद रखना, CSBK। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यदि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आए या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम आए तो भूलना नहीं है। गोदावरी की बात करें तो बेनगंगा जाकर गोदावरी में मिल जाती है। और फिर ये जो बेनगंगा है इसमें भी कुछ नदियां आकर मिलती, कौन कौन सी, पेंच और वर्धा बेनगंगा में जाती है और बेनगंगा गोदावरी में जाती है। नर्मदा की बात करें तो तवा, शक्कर, दूधी नर्मदा में। उसके बाद चंबल की बात करें तो शिप्रा और काली सिंध चंबल में मिलती है। बेतवा की बात करें तो बीना, धसान और जामनी बेतवा में। तमस मतलब टोन्स की बात करें तो बीहड़ और महाना। केन की बात करें तो उर्मिल इसकी सहायक नदी है। सोन नदी की जोहिला, रिहन, एक बनास भी बताई थी मैंने, ठीक है, गोपद, ये सब सोन की सहायक नदियां है। माही की बात करें तो सोम, चाप, एक जाखम, ये भी माही की सहायक नदी नहीं आएगी, वो संगम वाले पॉइंट में आएगा, ठीक है। माही की सहायक नदियां सोम और चाप है। बेनगंगा बता दिया, पेंच और वर्धा। ताप्ती की सहायक नदी अमरावती, अरुणावती और गिरना, ये ताप्ती की सहायक नदी है। आगे नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले तो याद रखना मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को। उद्गम कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक। किस जिले में आएगा, अनूपपुर जिले में, यहाँ से हो रहा है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मतलब नर्मदा का अपवाह कितने राज्यों से, 3 से। और कौन सी नदी थी जिसका अपवाह 3 राज्यों से था, उसका नाम है माही। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए बहती है। अब देखिए जो नर्मदा नदी है उसमें राजस्थान का नाम नहीं है, नर्मदा नदी का राजस्थान से लेना देना नहीं था, जबकि जो माही नदी है उसका महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है। तो जो 3 राज्य है, तीनों राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13-12, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र से भी अफवाह है, गुजरात से भी है, तो कुछ भाग वहां पे आता है। तो मध्य प्रदेश में मात्र 1077 किलोमीटर, ये आया हुआ प्रश्न है। सहायक नदियों की बात करें तो कुल 41 है, जिसमें देखिए बाएं तट से 22 और दाएं तट से 19। इसको ऐसे याद रखना, बाया तट से बा और बा से 22, ठीक। तो बाएं तट से 22, दाएं तट से 19, ये नर्मदा नदी में आकर मिलती इतनी सहायक नदियां। बाई तरफ से बात करें तो बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा और गोई, ये नदियां बाएं तट से मिलती है। अब देखिए दाएं तट वाली नदियों के ट्रिक सुनिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे हथिनी दिया है, फिर यहाँ हिरन दिया है, यहाँ बारना दिया है, कोलार दिया और मान। देखो ऐसे याद रखना है कि जो हिरन है, ठीक है, हिरन, कोलार से आपको कॉल याद रखना है, ठीक। उसके बाद बारना से बार बार, यहाँ सामने का बार ले लो तो बार बार, कोलार से कॉल, और मान मतलब मानना नहीं, किसी बात को मानना नहीं, ठीक है, मान नहीं रहा है। तो हिरन क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, किसको कर रहा है, हथिनी को, और वो मान नहीं रहा है। हिरन क्या कर रहा है, बार बार हथिनी को कॉल कर रहा है और वो मान नहीं रहा है, कह रहा है कि जंगल में घूमने जाएगी, ठीक। ऐसे आपको दाएं तरफ से जो नदियां है वो याद रखना। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, कारजन, खुर्दी और कोटर, ये नदियां आती है। उसके बाद में ये पूरा नक्शे के माध्यम से बताया है। यहाँ से अमरकंटक अनूपपुर है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलेगी,
सबसे पहले कपिलधारा जलप्रपात आएगा, उसके बाद में धुआंधार जलप्रपात आएगा। यहाँ पे देखिए आप जबलपुर आएगा, यहाँ अवंती बाई परियोजना अवंती नदी पर रहेगी, बरगी नदी पर रहेगी, नर्मदा की सहायक है। उसके बाद इधर से शक्कर नदी किस तट से आ रही है? शक्कर नदी बाएं तट से, तवा बाएं तट से, छोटी तवा बाएं तट से, सुक्ता बाएं तट से। ये खंडवा, सुक्ता नदी का संबंध खंडवा से। फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात ये खरगोन में रहेगा। और यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना है, तवा परियोजना है, अवंतीबाई परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है। ये सारी 4 परियोजनाएं नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पे देखिए चोरल नदी आ रही है, मान नदी आ रही है, हथिनी नदी आ रही है। ये किस तट की? दाएं तट की। हथिनी के साथ क्या याद करवाया था? हिरन याद करवाया था। और उसके बाद बारना याद करवाया था, मान नहीं रहा था। एक मान नदी, क्योंकि मान नहीं रहा था, बार बार क्या कर रहा था? कॉल कर रहा था, तो कोलार नदी। और साथ ही यहाँ पे चोरल नदी भी जो है दाएं तट से आके मिलती है। यहाँ जारवानी जलप्रपात है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी दी है नक्शे के माध्यम से। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख परियोजना है उसके बारे में बात करें तो थावर परियोजना मंडला में, अवंतीबाई जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में, जो देजला देवड़ा परियोजना है खरगोन में, महेश्वर खरगोन में। उसके बाद मान धार में, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई परियोजना बड़वानी में, सरदार सरोवर नर्मदा जिले पर गुजरात में। ठीक, नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं की बात करें, थावर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, तवा परियोजना, बारना परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, मान परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, लोअर गोई और सरदार सरोवर परियोजना। यहाँ से एक प्रश्न बना था सरदार सरोवर परियोजना से, इसका नर्मदा नदी का अफवाह या फिर सरदार सरोवर परियोजना का ही था कि इससे कितने राज्य लाभान्वित है? तो उसका सही उत्तर 4 था। 4 राज्यों को लाभान्वित करती थी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। इन 4 राज्यों को लाभान्वित करती है परियोजना। नर्मदा नदी पे जलप्रपात की बात करेंगे तो कपिलधारा जैसे उद्गम होता है, सबसे पहले कपिलधारा, उसके बाद दुग्धधारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा। ये इनके बारे में नाम याद कर लेना, दुर्गा, लक्ष्मण, शंभु धारा, पंचधारा, ये सब अनूपपुर जिले में। फिर जबलपुर में एक है भेड़ाघाट, कौन सा? धुआंधार। भेड़ाघाट में धुआंधार। खंडवा में कौन से है? मानधार और दर्दी है। उसके बाद महेश्वर खरगोन में कौन सा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है। और गुजरात में कौन सा है? जारवानी जलप्रपात। तो बिल्कुल जो जलप्रपात है, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ये जो जलप्रपात है किस राज्य में, उस राज्य का नाम बताइए, या तो फिर किस जिले में है, जिले का नाम बताइए। जैसे जारवानी जलप्रपात गुजरात में, तो राज्य ही परिवर्तित हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे अनूपपुर जिला, जबलपुर, खंडवा, महेश्वर। तो आपको ये भी याद रखना कि इन इन जिलों में ही जलप्रपात है, अन्य जिलों के भी नाम दे दे तो नहीं मानना। जैसे मंडला है, मंडला में फिलहाल कोई जलप्रपात यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जलप्रपात जिलों में है, किन जिलों में है और किस जिले में लगभग कितने जलप्रपात है। मोटे माटी जो पढ़ने में आते, बहुत हाईलाइटेड है यहाँ, या फिर वहां से प्रश्न बन सकता है। तो जिस तरीके से भी पढ़ रहे, सारे बिंदु उसमें कवर होने चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन पॉइंट दिया है, देखिए एक कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है कि नर्मदा नदी है कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो याद रखना 16 जिलों से प्रवाहित होती है। पहले कटनी के बारे में, सॉरी, जो सिवनी है उसके बारे में कंफ्यूजन था। तो जो सिवनी है यहाँ से भी इसका प्रवाह है। सिवनी में घनसोर तहसील है, घनसोर तहसील में जो पीपरटोला गांव है, उस गांव से ये जो नर्मदा नदी है वो बहती है। तो कुल 16 गांव से होकर, 16 जिलों से होकर बहती है। और यदि पूछ ले सिवनी में अफवाह है क्या, तो बिल्कुल सिवनी में नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात की बात करते हैं। कपिलधारा, दुर्गाधारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार कहाँ था? भेड़ाघाट जबलपुर में। मानधार और दर्दी खंडवा में था। सहस्त्रधारा महेश्वर में था। जारवानी गुजरात में। पहले तो उन्होंने पूरी थ्योरी दे दी, उसके बाद नक्शे के माध्यम से उसको समझा दिया। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, आगे देखिए, नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट के बारे में बात करते। तो गौरी घाट, गौरी घाट कहाँ है? जबलपुर में।
24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के गौकुंभ का आयोजन हुआ था। 2020 की बात करें, आपको गौरी घाट याद रखना है जबलपुर में, सेठानी घाट होशंगाबाद में, बरमान का घाट गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला लगता है। बरमान का मेला पूछा जा सकता है कहाँ लगता है, तो नरसिंहपुर जिले में लगता है। नरसिंहपुर जिले में कहाँ, गाडरवाड़ा तहसील है वहां पर। उसके बाद महेश्वर घाट, ये खरगोन में। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है कौन सा, महेश्वर घाट। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के 16 नर्मदा नदी 16 जिलों से प्रवाहित होती। कौन कौन से, अनूपपुर से उद्गम है, उसके बाद डिंडोरी जाएगी, मंडला जाएगी, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर। रायसेन से भी अफवाह है, सीहोर से तो है ही सही। हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर इतने 16 जिलों से प्रवाहित होती है। यहाँ बताया सबसे पहले अनूपपुर, उसके बाद डिंडोरी, यहाँ मंडला। आपसे इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जिलों के हिसाब से जमाइए कि किस नदी से अफवाह है, या पश्चिम से पूर्व की दिशा में जिलों के हिसाब से बताइए कि किस किस जिलों में वो प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। तो बिल्कुल इस नक्शे का फायदा उठाना है। फिर यहाँ जबलपुर, यहाँ देखिए सिवनी से, यहाँ नरसिंहपुर, फिर रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, यहाँ देवास से, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर से ये प्रवाहित होती है। विशेष तथ्यों के बारे में बात करें तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची किसकी मूर्ति है, सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। उसका नाम क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी याद रखना, स्टेचू ऑफ यूनिटी है। कब, 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। कितने मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची। वास्तुकार कौन थे, तो श्री राम सुतार जी इसके वास्तुकार थे। उसके बाद नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन हुआ था। कब, 2016 से 2017 तक, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। कुल कितने दिन के लिए, 148 डेज के लिए किया गया था। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा किया गया था। इसके अन्य नाम रेवा, मिकल सुता और शंकर या शंकर पुत्री है। देखिए नामोदास किसका नाम है, सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न यह है कि नामोदास किसका नाम है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी का है। किसने किया था, टॉलमी ने। अन्य नाम क्या है, रेवा। रेवा किसका नाम है, नर्मदा का। मेकल सुता, नर्मदा का। शंकरी, नर्मदा का। शंकर पुत्री, नर्मदा का। मतलब शिव की पुत्री नर्मदा। और शिव की बहन कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा शिव की बहन कौन है। और इसी नदी के किनारे कुंभ के मेले का आयोजन होता है प्रति 12 वर्षों में। उसके बाद नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मांधाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती। कौन कौन से, मार्बल, मांधाता और मुकरता। टोरटोर ये क्या है, मछली। किस नदी में पाई जाती है, नर्मदा नदी में। इसका दूसरा नाम क्या है, महाशिव। जो राजोरस, ये याद रखना, राजोरस। छिपकलियों का राजा किसे कहते हैं, राजोरस को। कैसा प्राणी है, मांसाहारी। जो डायनासोर है उसकी एक प्रजाति है और इसके जीवाश्म मिले थे किस वर्ष, 1980-84 में। किसे, भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव जी को। किस नदी घाटी में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर, गुजरात राज्य में। वहां का जो महिसागर और अपना जो मध्य प्रदेश है उसके जबलपुर से मिले थे। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जनरली किताबों में फैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले ये जो राजोरस है छिपकलियों का राजा है, मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है। इसके जीवाश्म 1982-84 में खोजे थे जो भारतीय पुरातत्वविद है सुरेश श्रीवास्तव जी ने। नर्मदा घाटी क्षेत्र में खोजे थे, एक तो गुजरात राज्य में और मध्य प्रदेश में। गुजरात के महिसागर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। किस जिले की बात की गई, धार जिले की बात। किस गांव में, चंदनखेड़ी गांव में। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी तपोस्थली है, मेघनाथ तपोस्थली है। इसका वर्णन कहाँ है, विष्णु पुराण में। उसके बाद ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे है। ऑपरेशन नर्मदा किया गया था किसके किनारे, नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। कब, 1961 में। किस जिले में, खरगोन जिले में। इसमें क्या किया गया था, मध्य प्रदेश की पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा जो 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा के किनारे किया गया था।
यहाँ कुछ बिंदु दिए हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, बेतवा, परंतु प्रदूषण के आधार पर, पवित्रता के आधार पर नर्मदा। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को, जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक। आदिवासी गंगा माही को कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जबकि मालवा की गंगा शिप्रा को कहते हैं। गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशियों की नदी कौन सी, नर्मदा। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी। किसने घोषित किया, मध्य प्रदेश जो पर्यटन विभाग है उसने केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी घोषित किया है। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जैसे बनास नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो चंबल में आके मिलती है, लेकिन दूसरी जो छोटी बनास नदी है वो सीधी जिले में भी बहती है और एक सोन की सहायक है बनास नदी। उसके बाद मंदाकिनी की बात करें तो उत्तराखंड में जो अलकनंदा है उसकी सहायक नदी है मंदाकिनी, और मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। टोंस नदी की बात करें तो उत्तराखंड में यमुना की सहायक है टोंस नदी, और मध्य प्रदेश में जो गंगा है उसकी सहायक है टोंस नदी। क्योंकि जो गंगा में कौन सी नदियां जाकर मिल रही थी मध्य प्रदेश की, एक तो सोन और दूसरी टोंस, ये दोनों नदियां गंगा में जाकर मिल रही है। कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, दूसरी छोटी कावेरी नर्मदा की सहायक नदी है। 2 फैक्ट हो गए। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की बात करें तो दूसरी अपने यहाँ नर्मदा की सहायक है, मतलब मध्य प्रदेश से उसका संबंध है। ताप्ती नदी को अगले लेक्चर से देखेंगे। थैंक यू सो मच।